हेलो फ्रेंड्स, सदर नेटवर्क ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टेस्ट नंबर 38 था, प्राक प्रोग्राम पेपर फर्स्ट पार्ट ए यूनिट 2। तो यूनिट 2 का जो सेकंड टेस्ट है वो भी हो चुका है और ये 38 नंबर का थर्ड टेस्ट है। तो जल्दी से हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन क्या क्या थे। तो पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के आंसर को आपको 3 लाइनों में लिखना था। आयोग के अनुसार 1 या 2 पंक्ति में लिखना है, हम लोग यूज कर रहे हैं 3 लाइन। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, ये नंबर का, वो था दीवान इश्तिहाक। बी नंबर का क्वेश्चन था तारीख फ़िरोज़शाही। तारीख फ़िरोज़शाही जो है वो इस बार 2019 में प्री में पूछी गई थी। 2019 की प्री के क्वेश्चन में पूछा गया था तारीख फ़िरोज़शाही के लेखक कौन है। जियाउद्दीन बर्नी इसके लेखक थे। और सी नंबर का क्वेश्चन तेनालीरामा। तेनालीरामा का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, इनके ऊपर एक सीरियल ही बना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इनकी और राजा कृष्ण देव राय, ये कृष्ण देव राय के दरबार में कवि थे। तो इनकी और राजा कृष्ण देव राय की जोड़ी को अकबर और बीरबल की जोड़ी के समान माना जाता है, ठीक है। तो ये भी फेमस पर्सनालिटी है विजयनगर साम्राज्य की। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखने थे। इसमें ए नंबर का क्वेश्चन था, सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था को समझाना था। सल्तनत काल की जो राजस्व व्यवस्था है उसको समझाना था। बी नंबर का क्वेश्चन था, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था को समझाना था। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था बतानी थी कैसी है। और तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, इसको 200 शब्दों में लिखना था आपको। 200 शब्द 2 पेज, ठीक ना। आईने, इसमें क्वेश्चन था आईने दहसाला बंदोबस्त पर टिप्पणी लिखनी थी। आईने दहसाला बंदोबस्त क्या कहलाता है। और संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को आपको 20 मिनट में सॉल्व करना था। और मैं रोज़ बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग भी 20 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, और वही लोग मेंस में अपना क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे सही समय पर। तो चलिए आज के हम जल्दी से आंसर देख लेते हैं। आज के आंसर क्या क्या थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा दीवान इश्तिहाक। तो देखो मैंने इसको सिंपली लिख दिया। सिंपली मैं क्या लिखता हूँ, यह एक पेंशन विभाग था। यह एक पेंशन विभाग था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे सुधार किए थे, बहुत सारे विभाग बनाए थे। उन्हीं में से एक विभाग था ये दीवान इश्तिहाक। तो यह एक पेंशन विभाग था। स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। कार्य, इसका कार्य क्या था, तो मैंने बता दिया, सल्तनत काल में वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना। वृद्ध व्यक्ति जो अक्षम व्यक्ति हैं, जो कमा नहीं सकते, ठीक है ना, जो भूखे मर रहे हैं, उनको पेंशन प्रदान करना, ये इसका कार्य था, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं पहली लाइन में, जैसे मैंने लिखा यह एक पेंशन विभाग, तो आप लिख सकते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख विभाग। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। व्यवस्था भी लिख सकते हैं आप, आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो व्यवस्था लिख दो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख व्यवस्था। वैसे विभाग है सही, तो आपको विभाग ही लिखना है। उत्तर नंबर बी देखते हैं हम। तो तारीख फ़िरोज़शाही को लिखना था। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, पहली लाइन लिखता हूँ, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख साहित्यिक कृति। तारीख फ़िरोज़शाही क्या है, साहित्यिक कृति है। इसके रचनाकार मैंने लिख दी जियाउद्दीन बर्नी। और मैंने इसमें लिख दिया, फिर इसमें तुगलक वंश व सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आप चाहो तुगलक वंश ना लिखो, आप लिख दो सल्तनत कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये इस प्रकार करना था। सी नंबर देख लो, प्रसिद्ध कवि, ठीक है ना। तेनालीरामा को लिखना था। तेनालीरामा कौन थे, तो यह एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे। ये कृष्ण देव राय के दरबार में थे। ये अपनी तेज बुद्धि और कौशल के लिए जाने जाते हैं। उपनाम इनका विकट कवि। आपको 3 फैक्ट लिखने थे, 3 फैक्ट आप लिख सकते हो। आप, इनकी एक रचना भी है, तो आप उस रचना को भी लिख सकते थे। तो ये आपको होगा तेनालीरामा। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तो सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था को समझाना था। सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था को लिखना था 5 मार्कर में। अब ये चैलेंजिंग चीज़ हो गई कि सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था को किस प्रकार लिखें हम, ठीक है। तो मैं आपकी कॉपी देख रहा था, मैंने देखा कई लोग केवल कर अकेले लिख रहे हैं, सल्तनत काल में कर, जबकि सल्तनत काल में क्या कहते हैं राजस्व निर्धारण की विधियाँ भी थी, तो उनको भी लिखना है आपको, ठीक है ना। 5 से 6 लाइनों में आपको लिखना था। तो देखो मैं किस प्रकार लिखता हूँ। मैंने बता दिया कि सल्तनत, अब ये काम लिखा है, काम की ये काल कर लेना, सल्तनत काल मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर काल है, ठीक। तो सल्तनत काल में राजस्व के कई स्रोत थे, जिसमें भू राजस्व प्रमुख था। इसके अलावा तो मैंने बता दिया कि सल्तनत काल में राजस्व के कई स्रोत थे, भू राजस्व प्रमुख था, ठीक है। तो इसके अलावा उस्र, खराज, जजिया, जकात जैसे कर थे। तो मैंने करों को बता दिया, मैंने करों को एक हेडिंग लगा के उनको पूरे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, मैंने बता दिया कि बस कर कौन कौन से, उस्र, खराज, जजिया, जकात जैसे कर थे। इनको डिस्क्रिप्टिव भी नहीं लिखा, क्योंकि आपको 5 लाइनों में लिखना है। फिर भू राजस्व के में 3 तरीके थे, भू राजस्व के भी 3 तरीके थे, तो उनको मैंने लिख दिया कि भू राजस्व के क्या तरीके थे।
तो पहला तरीका था मसाहत प्रणाली, फसल के आधार पर राजस्व निर्धारण। मसाहत प्रणाली भी फिर डिवाइड होती है, 3 प्रकार से होती है मसाहत प्रणाली। तो इतना नहीं लिखना था क्योंकि आपको ध्यान रखना है, आपको 5 लाइन में लिखना है। फिर मैंने लिख दिया बटाई प्रणाली, भूमि माप के आधार पर राजस्व निर्धारण। फिर मैंने लिख दिया मुक्ताई प्रणाली, मसाहत व बटाई दोनों का मिश्रण थी। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड उत्तर। आपको इसी प्रकार से लिखना था। आप 5 लाइनों में इतनी लिख पाओगे, इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करो बिल्कुल भी। और तैयार रहो 6 से 7 लाइन के अंदर अंदर अपने क्वेश्चन को, जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए तैयार रहो। और इससे ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, वहाँ पे स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड स्पेस आएगा, फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो हर क्वेश्चन ये सल्तनतकालीन राजस्व व्यवस्था या फिर 200 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, सॉरी 200 मार्कर कह रहा हूँ, 200 वर्ड में भी पूछा जा सकता है, यानी 11 मार्कर में पूछा। तो उसके लिए भी तैयार रहो। अब 11 मार्कर को 5 मार्कर में कैसे लिखोगे, इसके लिए भी आपके दिमाग में चीज़ें होना चाहिए और आपको छोटा छोटा करके लिखना है, ठीक है ना। फिर बी नंबर का जो क्वेश्चन था 5 मार्क का, वो था मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था को समझाना था। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था, तो देखो मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था को मैं किस प्रकार समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने बता दिया मुगलों की सैन्य व्यवस्था कई अंगों में व्यवस्थित थी। सर्वोच्च सेनापति मुगल सम्राट था, मीर बख्शी नामक सेनाधिकारी था। अब सर्वोच्च सेनापति मैंने बता दिया मुगल सम्राट था, मीर बख्शी नामक सेनाधिकारी था। अब मीर बख्शी नामक सेनाधिकारी को मैं भी लिख सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि भाई इसका काम क्या था, भर्ती वगैरह करता था ये सैनिकों की, लेकिन नहीं लिखना है हमें, कम से कम शब्दों में लिखना है, 5 मार्कर है क्योंकि ये। फिर मैंने बता दिया कि सैन्य संरचना जो थी वो 3 श्रेणियों में थी। 3 श्रेणियाँ थी सैन्य संरचना की। मैंने लिख दिया मनसबदार सैनिक, अद्दी सैनिक, दाखिली सैनिक। और मनसबदार सैनिक के नीचे मैंने लिख दिया थोड़ा सा मनसबदार के अधीन। अद्दी सैनिक सम्राट के निजी अंगरक्षक थे, सम्राट के निजी अंगरक्षक थे अद्दी सैनिक। और दाखिली सैनिक नियुक्ति इनकी बादशाह द्वारा की जाती थी और प्रबंधन इनका, ठीक ना, बा के ऊपर बिंदी है, प्रबंधन, ठीक, प्रबंधन प्रबंधन इनका मनसबदार द्वारा किया जाता था। मनसबदार जो होते थे इनका प्रबंधन करते थे। तो जिस प्रकार से 3 श्रेणियाँ हुई सैनिकों की। उसके बाद मैंने नीचे बता दिया कि इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत, जो उत्तर बी का ही लाइन है, इन 3 श्रेणी के अंतर्गत पैदल सैनिक, हाथी सैनिक, अश्वरोही सैनिक, ठीक ना, आप आगे भी लिख सकते तोपची भी लिख सकते आप। पैदल सैनिक थे, हाथी सैनिक थे, अश्वरोही सैनिक थे। तो इस प्रकार से इनकी ये हो गई सैन्य व्यवस्था मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था 200 वर्ड में पूछी जा सकती है, उसके लिए तैयार रहना है आपको। आपसे 5 मार्कर में पूछे तो 5 मार्कर के लिए आपको तैयार रहना है। इस प्रकार से आपको करना है चीज़ों को, ठीक। अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, जो 200 वर्ड में लिखना था, 11 मार्क का क्वेश्चन था, 2 पेज, कम से कम 200 वर्ड के क्वेश्चन को 2 पेज आपको लिखना है, 2 पेज आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम क्या था। तो आईन देसाला बंदोबस्त को समझाना था। आईन देसाला बंदोबस्त क्या है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इंट्रो थोड़ा सा। अकबर ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की सहायता से इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। यह अकबर की भू राजस्व व्यवस्था थी, ठीक। अब उद्देश्य के लिए मैंने एक डायग्राम बना दिया। मैंने उद्देश्य बता दिया कि आर्थिक सधरणता, इसका उद्देश्य था आर्थिक सधरणता, राजस्व वृद्धि, कृषक सुरक्षा, ये सब इसके क्या थे, उद्देश्य थे आईन देसाला बंदोबस्त के। अब मैंने बता दिया व्यवस्था के 2 चरण थे। अब पहला चरण क्या था, भूमि माप हेतु इलाही गज व लोहे की कड़ी का प्रयोग। इलाही गज 32 इंच का गज था, ठीक है ना, तो उसका प्रयोग किया गया भूमि माप हेतु। दूसरा चरण क्या था, उत्पादकता के साथ बारंबारता आधारित भूमि वर्गीकरण। पहले क्या होता था कि आपकी भूमि में चाहे जुताई हुई हो, चाहे आपने फसल उगाई हो, चनी हुई हो, राजस्व एक निर्धारित होता था। लेकिन दूसरे चरण में क्या, मतलब इसमें आईन देसाला बंदोबस्त में क्या किया गया अकबर के द्वारा कि बारंबारता आधारित भूमि का वर्गीकरण किया गया, भूमि को वर्गीकृत कर दिया गया। अब भूमि को वर्गीकृत कितने उसमें किया गया, देखो आप ये नीचे लिखें, जैसे पोलज भूमि, प्रतिवर्ष उत्पादन वाली भूमि, प्रतिवर्ष इसमें उत्पादन हुआ था, इसको बोलते थे पोलज भूमि। प्रति भूमि, 1 वर्ष के अंतराल में जोती गई भूमि। चांचर भूमि, 2 से 3 वर्ष के अंतराल में जोती गई भूमि, ठीक है ना। बंजर भूमि, 5 वर्ष से अधिक समय से जोती ना गई हो भूमि, जो भूमि 5 वर्ष से अधिक समय से जोती ना गई हो उसे बंजर भूमि। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको क्या कर दिया, बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया काय को, भूमि को। उसके बाद इसका राजस्व निर्धारण किया इन्होंने, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देख लो, इन्हें उत्पादकता के आधार पर उत्तम व निम्न भूमि में वर्गीकृत किया गया। उत्तम और निम्न भूमि में फिर वर्गीकृत कर दिया इस प्रकार से। फिर देखो मैं लिखता हूँ भू राजस्व निर्धारण। भू राजस्व कितना था, राजस्व निर्धारण की मुख्य दर 1/3 रखी गई, जिसमें नकद व अनाज का विकल्प दिया गया। राजस्व निर्धारण क्या था, कुल फसल का 1/3 था, ठीक।
अब जिसमें नकद व अनाज का विकल्प रख दिया गया। आप चाहो तो नकद दे दो, पैसे दे दो, या फिर अनाज दे दो आप उसके बदले। तो दोनों ही व्यवस्था थी इसमें। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, महत्व देख लेते हैं, महत्व क्या था। तो महत्व क्या हुआ या लाभ क्या हुए, लाभ लिख लो चाहे महत्व लिख दो यहाँ पर एक हेडिंग बना के। लाभ, कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गए, नियमित राजस्व और राजकीय आय में वृद्धि हुई, राजस्व बढ़ा, राजकीय आय में वृद्धि हुई, कृषक सुविधाएं भी बेहतर हुई, कृषकों को जो मिलने वाली सुविधाएं थी वो बेहतर हुई, वार्षिक अंकन की समस्या दूर हो गई, वार्षिक अंकन जो हमें करना पड़ता था उसकी समस्या दूर हो गई, या मुगलों को जो वार्षिक अंकन करना पड़ता था उसकी समस्या इनकी दूर हो गई। फिर देख लो नकारात्मक पक्ष। अब नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। केवल 8 प्रांतों में भूमि मापी व्यवस्था थी, जो कुछ गिने चुने प्रांत थे, ठीक है ना, उनमें क्या थी, भूमि मापी व्यवस्था थी, जो केवल सकल भूमि पर सफल थी। ये इसका क्या हो गया, नकारात्मक पक्ष। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख देता हूँ कि कुछ कमियों के बावजूद यह प्रगतिशील व्यवस्था थी, जिसने मुगल साम्राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी की तथा विशाल मुगल साम्राज्य के निर्माण व संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब ये जो मैंने इतना सब लिखा है कंक्लूजन में, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। आप ऊपर की चीज़ जो आप लिख रहे हो उन्हीं से आप अंदाज़ा लगा लो कि भाई कुछ कमियों के बावजूद यह प्रगतिशील व्यवस्था थी। हल्की सी कमी थी लेकिन प्रगतिशील व्यवस्था थी, नई व्यवस्था थी, जिसने मुगल साम्राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी की। राजस्व के लिए लाई गई थी तो राजस्व में बढ़ोतरी की है, और फिर उसके बाद में राजस्व बढ़ोतरी होगा तो क्या होगा, विशाल मुगल साम्राज्य का निर्माण होगा और उसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी ये व्यवस्था। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी, जो हो गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, आप चाहो तो एक और इसमें हेडिंग जोड़ सकते थे, संग्रह के तरीके। ठीक है ना, संग्रह के तरीके मैंने जोड़ी नहीं, आप चाहो तो जोड़ सकते थे, संग्रह, ठीक है ना, के तरीके। थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ, संग्रह के तरीके में आपको लिखना क्या था। ठीक है ना, संग्रह के तरीके में आपको लिखना था ग्राम स्तर पर। अब ये राजस्व संग्रह करने के लिए क्या व्यवस्था थी, ग्राम स्तर पर पटवारी थे, वो बही खाता रखते थे जिसमें किसान ठीक है ना, किसान की ज़मीन तथा जिसमें किसान उनको ज़मीन व अंकित कर का विवरण होता था। किसानों पटवारी होते थे ग्राम स्तर पर, वो क्या करते थे, किसानों की ज़मीन तथा उनका जो अंकित कर था उसका क्या कहते थे, लेखा जोखा रखते थे। और ग्राम प्रधान जो होता था ग्राम का, वो क्या करता था, राजस्व अधिकारी के माध्यम से राजस्व का संग्रह करता था। तो ग्रामीण स्तर पर राजस्व संग्रह इस प्रकार होता था। फिर हम आते हैं परगना स्तर पर। तो परगना स्तर पर कानून गो होते थे, ठीक है, और सरकार जिला स्तर पर, अब जिला स्तर परगना स्तर पर कानून गो अधिकारी होता था, राजस्व का संग्रह करता था। और जिला स्तर पर कौन होता था, अमील अथवा अमाल गुजार होते थे, ठीक है ना। इनकी मदद के लिए कांकूट लेखपाल होता था और खजानेदार या खजांची होते थे, ठीक है ना। जिला स्तर पर कानून गो होते थे, मुख्य राजस्व अधिकारी, उनकी मदद के लिए कौन होता था, कांकूट होता था, वो लेखपाल होता था तथा खजांची होता था। और ये सभी अधिकारी प्रांतीय दीवान के अधीन कार्य करते थे। प्रांत का जो दीवान होता था उसके अधीन ये सब कार्य करते थे, और प्रांतीय दीवान भी केंद्रीय दीवान के अधीन था। तो इन अधिकारियों के माध्यम से ये संग्रह होता था। तो इस प्रकार से आपका उस क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना था, फैला फैला के लिखो, दूर दूर लिखो, भर भर के पेज मत लिखो, साफ साफ समझ में आना चाहिए चीज़ों को। इसलिए मैं बताता हूँ, ये जो आपको मैंने दिया है ये चीज़, ये आपको 1.5 पेज में दिख रहा है, जब अपनी कॉपी में लिखोगे ये 2 पेज हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है ना। और आराम से लिखना है, बिल्कुल भी ऐसे मत लिखो, ऐसे करके पूरा पेज मत भर दो, पूरा पेज कंटिन्यूटी में भर दिया। कुछ डायग्राम्स भी बनाओ, जैसे मैंने ये उद्देश्य का डायग्राम बनाया, उद्देश्य का डायग्राम बनाओ। यदि आपको कोई पॉइंट लिखना है, मान लो कोई पॉइंट लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ये पॉइंट लिखने के लिए इस प्रकार के डायग्राम का यूज़ किया। आप भी ऐसे डायग्राम यूज कर सकते हो, ये इस तरीके का, और पॉइंट लिख सकते हो। आप इस प्रकार के डायग्राम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा यूज नहीं करना है, कहीं कहीं यूज करना है। डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए, क्वेश्चंस के आंसर में आपकी डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए। इन प्रकार के डायग्रामों का आप यूज करो, इनको आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें करना था। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।